बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। लास्ट टाइम हमने एडवांस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल्स को स्टडी करना शुरू किया था और उसके अंदर हमने सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और क्लाउड आर्किटेक्चर को डिटेल में स्टडी किया। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी वो दोबारा जाके सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और क्लाउड आर्किटेक्चर की वीडियोस देख लें। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर हम एक और आर्किटेक्चर स्टाइल को स्टडी करेंगे जिसका नाम है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चरल स्टाइल। अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टार्ट की बात करें तो जिस वक्त सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी उस वक्त जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस थी वो उनका साइज काफी बड़ा होता था। दे वर लार्ज इन साइज और these applications were monolithic। एक सेंट्रल एप्लीकेशन के तौर पे उनको डेवलप किया जाता था। नॉर्मली ये एप्लीकेशंस जो थी इनके अंदर एक लार्ज टीम ऑफ प्रोग्रामर्स मिलकर काम करती थी और वो सब के सब एक ही कोड उनका एक ही होता था। उन सब कोड बेस के ऊपर वो तमाम टीम जितने भी प्रोग्रामर्स थे मिलकर इकट्ठे काम करते थे और नॉर्मली ये एप्लीकेशंस जो डेवलप की जाती थी ये एप्लीकेशंस भी स्क्रैच से डेवलप की जाती थी। यानी जब भी एक नया सॉफ्टवेयर बनेगा तो बिल्कुल जीरो से प्रोग्रामिंग का स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये रियलाइज हुआ कि ये एप्लीकेशंस जब इनको हम मेंटेन करते हैं, इनके अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं और सॉफ्टवेयर हम बनाते ही बिजनेस के लिए हैं, तो वक्त के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं। तो उनके अंदर इस किस्म के जो सॉफ्टवेयर थे इसके अंदर मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो गई और फिर सेकंड नंबर पे स्केल करना, स्केलेबिलिटी बड़ी मुश्किल थी। स्केलेबिलिटी से मुराद ये कि आप उस सॉफ्टवेयर के साइज को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो ये दोनों चीजें मेंटेनेंस और स्केलेबिलिटी लिमिटेड थी, मेंटेनेंस मुश्किल थी। एज अ overall result these applications become complex और इसकी वजह से फिर वक्त के साथ साथ उनके अंदर परफॉर्मेंस के भी इश्यू आने लगे। तो इन तमाम मसलों को हल करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ ताकि ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लिमिटेशंस हैं इनको कवर किया जा सके। और हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में देखा है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स प्रोग्रामर्स को देते हैं जिनकी मदद से आप सॉफ्टवेयर की पूरी फंक्शनैलिटी को छोटे छोटे से पार्ट्स में, छोटी छोटी सी सर्विसेज में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज जो हैं, ये मॉड्यूल्स जो हैं, ये ज्यादा मैनेजेबल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोलिथिक ऑपरेशन जो एप्लीकेशन है। एक ही बड़ी एप्लीकेशन की बजाय अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को छोटी छोटी सी सर्विसेज में डिवाइड कर लें उसकी फंक्शनैलिटी को, तो वो ज्यादा आसानी के साथ मैनेज की जा सकती है। फिर हमने देखा कि ये सर्विसेज लूजली कपल्ड होती हैं, यानी हमने अपनी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर दिया छोटी छोटी सर्विसेज में, तो वो सर्विसेज एक दूसरे पे बहुत कम डिपेंड कर रही हैं और ये सर्विसेज जो होती हैं ये स्ट्रिक्टली इनकैप्सुलेटेड होती हैं, यानी उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो सर्विसेज के अंदर छुपी हुई होती है। तो अगर सर्विस के अंदर कुछ चीज चेंज हो रही है तो बाहर से बाकी एप्लीकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो आपने अपनी ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी थी उसको छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइड कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि ये सर्विसेज आप खुद डेवलप करें या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से डेवलप मौजूद हैं, आप उनको यूज कर लें, या इवन हमने देखा था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में कि ये सर्विसेज हो सकता है एक्सटर्नल टू आवर ऑर्गेनाइजेशन हो, बाहर पहले किसी और ने बनाई हो और हम ओवर द इंटरनेट उनको यूज कर रहे हैं, तो हम दूसरों की सर्विसेज लेकर भी अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल की अगर हम बात करें तो माइक्रो सर्विसेज आप कह लें कि इट इज अ वेरिएशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। नाम इसमें आपको नजर आ रहा है कि सर्विस का नाम है, तो ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के ऊपर ही बेस कर रही है, लेकिन ये उसकी आप यूं कह लें माइक्रो सर्विसेज की एक वेरिएशन है।
किस तरह से वेरिएशन है? बिकॉज दिस माइक्रो सर्विसेज वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेवल, ठीक है। जो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है वो एंटरप्राइज लेवल पर है, वो पूरे एंटरप्राइज की बात हो रही थी कि आपने अपनी सर्विसेज या दूसरों की बनाई हुई सर्विसेज या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सर्विसेज या इंटरनेट पे से किसी की सर्विस लेकर एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाई है। लेकिन ये माइक्रो सर्विसेज कॉन्सेप्ट भी वही है, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये इसका स्केल छोटा हो गया है, ये एप्लीकेशन लेवल पे बात हो रही है। तो सादा अल्फाज में माइक्रो सर्विसेज क्या है? अगर हम इनके नाम पे गौर कर लें, सर्विस तो वही सर्विस हो गई, ये कोई फंक्शनैलिटी। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो सर्विसेज मींस छोटी सर्विसेज, यानी हमने अपनी एक एप्लीकेशन बनानी है, हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमने छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज को इकट्ठा करके जब आप एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसको माइक्रो सर्विसेज कहते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल इज अ वे ऑफ कंपोजिंग माइक्रो सर्विसेज टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। आपने छोटी छोटी सर्विसेज को, माइक्रो सर्विसेज को आपस में कंपोज किया है, इकट्ठा किया है, मिला दिया है। बहुत सारी आपने छोटी छोटी सर्विसेज ली हैं और उनको आपने मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इस स्टाइल को माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं। यानी छोटी छोटी सर्विसेज ली, अगेन बात वही है कि ये सर्विसेज आपने खुद बनाई हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से पड़ी हुई थी या इवन आपने इंटरनेट पे उसको जाके लिया, इट डजंट मैटर। लेकिन आप छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज को आप इकट्ठा कर रहे हैं, उनको कंपोज कर रहे हैं और उनको मिलाकर आप एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो इसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर वही एसओए वाले प्रिंसिपल यूज हुए में है, बल्कि उनको कुछ रिफाइन किया गया है ताकि एप्लीकेशन लेवल पे उसकी ज्यादा और अच्छी तरीके से सपोर्ट मिल सके। माइक्रो सर्विसेज बजाते खुद क्या है? तो आसान जुबान में तो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो सर्विस का मतलब है कि एक ये छोटी सर्विस है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो माइक्रो सर्विस इज अ प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ सिंगल इंडिपेंडेंट टास्क। कोई भी छोटा काम, एक सिंगल काम करने के लिए, एक इंडिपेंडेंट काम करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस कोई भी छोटा सा काम है, मसलन आप सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च का एक काम है, सर्च की एक फंक्शनैलिटी है, तो सर्च की एक सर्विस हम इसको बोलेंगे। माइक्रो सर्विस ये जो सॉफ्टवेयर का हिस्सा जो सर्च की फैसिलिटी दे रहा है, ये एक सर्विस है। तो बजाय इसके कि हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएं जिसके अंदर सारी चीजें हो, हम अब एक नए तरीके से, नए स्टाइल से हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं कि हम उसके अंदर छोटी छोटी सर्विसेज रख रहे हैं। ये सर्च की सर्विस हो गई, ये डिस्प्ले की सर्विस हो गई, ये डेटाबेस में डेटा डालने की सर्विस हो गई, और इन सारी सर्विसेज को इकट्ठा करके फिर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अगर आप सारी एप्लीकेशन को एक ही एज अ सिंगल एप्लीकेशन के तौर पे बनाते हैं, जैसे पहले जमाने में होता था, वो मोनोलिथिक कहलाती हैं। और अब आजकल जो स्टाइल हिट हो रहा है वो माइक्रो सर्विसेज है कि हम सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी सर्विसेज को जो एक दूसरे से लूजली कपल्ड हैं, अलग अलग हैं, उनको हम इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंटायरली न्यू एप्लीकेशंस। मैंने आपको बताया है कि आप छोटी छोटी सर्विसेज को इकट्ठा कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं और उससे नई एप्लीकेशंस बना रहे हैं। खास तौर पे हम अगर वो एप्लीकेशंस जिनको आसानी के साथ ब्रेक डाउन किया जा सके इनटू कलेक्शन ऑफ टास्क या छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज के अंदर या बिजनेस कैपेबिलिटीज के अंदर, तो वहां पर ये माइक्रो सर्विसेज बहुत ही सूटेबल है। और ज्यादातर जो हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बना रहे हैं आजकल, तो वो आसानी के साथ हम लार्ज एप्लीकेशंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं छोटी कैपेबिलिटीज, फंक्शनैलिटीज के अंदर। इस वजह से माइक्रो सर्विसेज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हैं और आजकल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही। तो जैसा कि इन एप्लीकेशंस के अंदर हम टास्क को छोटी छोटी सर्विसेज में अलग अलग कर सकते हैं, द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस सर्विस कैन इजीली बी कंपोज्ड। इन सर्विसेज को हम आसानी के साथ मिला सकते हैं
एंड रिकम्पोज टू सूट द नीड्स ऑफ द एप्लीकेशन। जिस हर सर्विस कोई ना कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो हम इन फंक्शनलिटीज को आपस में कंपोज भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं और रिकम्पोज भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। जिस तरह हमें एप्लीकेशन में जरूरत होगी उसी हिसाब से हम सर्विसेज को आपस में कंपोज और रिकम्पोज हम कर सकते हैं। इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं और फिर कोड अंडरस्टैंडेबल रहेगा, हमें समझ आती रहेगी। तो हमें पता है कि हमने अपने कोड को डिवाइड कर दिया है जो अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटीज, तो हमें फिर कोड की अंडरस्टैंडेबल भी है कोड और वो मैनेजेबल भी है, उसको हम आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। और अगर हमने सब कुछ इकट्ठा एक ही, जिससे पहले होता था मोनोलिथिक एप्लीकेशन, सब कुछ इकट्ठा लिख दिया है तो फिर उसको मैनेज करना और समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हमने के कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, अलग अलग से पोर्शंस बना दिए हैं कोड के बेस्ड ऑन द सर्विसेज एंड बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटी, तो हम कोड को आसानी से समझ सकते हैं, उसको हम आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल में हम छोटी छोटी सर्विसेज को आपस में कंबाइन कर रहे हैं और उससे हम एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये सर्विसेज लोकल भी हो सकती हैं, आपने खुद बनाई हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से बनी हुई हैं, और सेकंड नंबर पे ये रिमोट भी हो सकती हैं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, बाहर हैं, एक्सटर्नल हैं। या ये भी हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, 2-3 सर्विसेज आपकी अपनी बनाई हुई हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से पड़ी हुई हैं और कुछ सर्विसेज आप बाहर से उठा रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है लोकल का और रिमोट का। हमने एक चीज का ख्याल रखना है, जब हम माइक्रो सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, it is important to consider the amount of communication that will be required between the microservices। अब क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का स्टाइल बदल गया है, वो एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, उसमें बहुत सी सर्विसेज हैं, तो ये सर्विसेज की जो आपस में कम्युनिकेशन है, ये हमारे पास, इसका हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये कम्युनिकेशन ज्यादा है या कम है, उसकी अमाउंट कितनी है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि कम्युनिकेशन वही इंटरनेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करती है। कम्युनिकेशन HTTP प्रोटोकॉल की मदद से होती है या XML की फॉर्म में होती है, लेकिन जिस भी फॉर्म में हो, जब माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे को मैसेजेस भिजवाएंगी तो इससे ओवरहेड कॉस्ट होगी, जाहिर है। तो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल कोई भी हो, कम्युनिकेशन कॉस्ट ओवरहेड। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन माइक्रो सर्विसेज के अंदर जो होती है वो स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस से मुराद ये है कि कोई एक सर्विस को दूसरे सर्विस की स्टेट जानने की कोई जरूरत नहीं है कि इस वक्त उसकी क्या स्टेट है। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ये जरूरी है कि जो यूजर का बिहेवियर है उसको और जो वो इंटरेक्शन कर रहा है उसको जरा ट्रैक रखा जाए। नॉर्मली अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके लिए वेब एप्लीकेशन कुकीज को यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन, आपको जो ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि ये वेबसाइट कुकीज को यूज कर रही है। तो कुकीज बेसिकली आप जब उस पर यस क्लिक कर देते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट पे दोबारा आते हैं तो उस वेबसाइट को पता चल जाए कि ये यूजर तो यहाँ पे पहले भी यहाँ विजिट कर चुका है। तो अब इससे ये होगा कि जो कम्युनिकेशन है, जो अमाउंट ऑफ डेटा है बिटवीन माइक्रो सर्विसेज, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जब कुकीज पे यस क्लिक करते हैं तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन अब जब जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं उसको ट्रांसफर होगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा उस वेबसाइट पे आएंगे तो वो वेबसाइट आपके डेटा को यूज करेगी। तो इस जो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन है या जो ओवरहेड बन रहा है इस कम्युनिकेशन से, इसको हमने नज़र में रखना है कि ऐसा ना हो कि माइक्रो सर्विसेज हमें इतना फायदा ना दे रही हो जितना हमें कम्युनिकेशन की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चरल स्टाइल allow applications to be developed in a way that makes application easy to update and scale। जो हम माइक्रो सर्विसेज स्टाइल को यूज करते हैं तो इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम अपनी एप्लीकेशन को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं है, बहुत छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम किसी भी एक सर्विस को अपडेट करते हैं तो वो लूजली कपल्ड है, बाकी सर्विसेज उससे डिस्टर्ब नहीं होंगी। हम आसानी के साथ एक एक सर्विस को
लेकर उसको हम अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह हम स्केल भी कर सकते हैं, सर्विसेज मजीद ऐड कर सकते हैं या कुछ सर्विसेज को कम कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द ओवरऑल एप्लीकेशन। आए हम एक एग्जांपल देखते हैं माइक्रो सर्विसेज की। सपोज वी हैव अ वेब एप्लीकेशन। एक ऐसी वेब एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए यूज़र जो नियर बाय रेस्टोरेंट्स हैं उनको सर्च कर सकता है, और फिर उन रेस्टोरेंट के अंदर जब वो एक रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करता है तो उसमें फिर रिजर्वेशन कर सकता है, अपने टेबल वगैरह बुक कर सकता है, और फिर रेस्टोरेंट को रिव्यू कर सकता है। तो इस वेब एप्लीकेशन को हम मोनोलिथिक अंदाज में डिज़ाइन नहीं करते, बल्कि हम माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो आपके सामने इस वक्त इस वेब एप्लीकेशन का डिज़ाइन मौजूद है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक पहली जो माइक्रो सर्विसेज है वो यूज़र इंटरफेस की माइक्रो सर्विस है। यूज़र इंटरफेस माइक्रो सर्विसेज की मदद से यूज़र इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। फिर हमारे पास एक और माइक्रो सर्विस है जिसका नाम है रेस्टोरेंट कैटलॉग। इस माइक्रो सर्विसेज की मदद से हम जितने भी रेस्टोरेंट इस सिस्टम के अंदर इंटर हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास थर्ड जो माइक्रो सर्विस है उसका नाम है रेस्टोरेंट रिजर्वेशन। इस माइक्रो सर्विस की मदद से हम रिजर्वेशन करा सकते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और फाइनली हमारे पास एक और माइक्रो सर्विस मौजूद है जिसका नाम है रेस्टोरेंट रिव्यू माइक्रो सर्विस, जिसकी मदद से हम रेस्टोरेंट्स के ऊपर रिव्यूज़ दे सकते हैं, और अगर पहले से किसी ने रिव्यू दिए हुए हैं तो इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि माइक्रो सर्विसेज के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यानी HTTP की मदद से हो रही है, और इनके दरमियान आप देख रहे हैं कि प्रोवाइडेड और रिक्वायर्ड इंटरफेसेस भी मौजूद हैं। तो जब भी एक नया यूज़र इस वेब एप्लीकेशन पे आएगा, यूज़र इंटरफेस माइक्रो सर्विस यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगी कि वो वहाँ पर कोई अपनी लोकेशन इंटर करे जिस लोकेशन से यूज़र इस वक्त करंटली लॉग इन हुआ है, या जिस लोकेशन पे वो रेस्टोरेंट्स को फाइंड आउट करना चाह रहा है। जब यूज़र ये इंफॉर्मेशन इंटर कर देगा तो माइक्रो सर्विस यूज़र इंटरफेस ये कम्युनिकेट करेगी विद रेस्टोरेंट कैटलॉग माइक्रो सर्विस, ताकि वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके कि जो एरिया यूज़र ने इंटर किया है उस एरिया में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। जब वो रेस्टोरेंट्स फाइंड हो जाएंगे तो यही इंफॉर्मेशन वापस यूज़र इंटरफेस पे यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगी। अब यूज़र्स के पास एक लिस्ट आ गई है रेस्टोरेंट्स की कि कौन कौन से रेस्टोरेंट्स इस एरिया के अंदर मौजूद हैं जो यूज़र ने एंटर किया है। यूज़र उसमें से कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेगा जो भी उसको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर अगर वो हो सकता है कि लोगों के रिव्यू देखना चाहे कि पहले किसने अगर इस रेस्टोरेंट को विजिट किया है तो उन यूज़र्स के क्या रिव्यूज़ थे। नाउ अगेन ये यूज़र इंटरफेस माइक्रो सर्विस जो है ये कम्युनिकेट करेगी विद रेस्टोरेंट रिव्यू माइक्रो सर्विस, ताकि रेस्टोरेंट के बारे में अगर किसी ने पहले रिव्यू दिया हुआ है तो वो रिव्यू एक्सेस किया जा सके। अगेन ये इंफॉर्मेशन फिर दोबारा यूज़र इंटरफेस पे ही डिस्प्ले होगी यूज़र को। तो जो जो रिव्यूज स्टोर हुए हैं सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन वापस यूज़र इंटरफेस के ज़रिए यूज़र को डिस्प्ले हो जाएगी। अब यूज़र ने रेस्टोरेंट भी सिलेक्ट कर लिया है और उसने रिव्यूज़ भी देख लिए हैं, तो अब उसको एक रेस्टोरेंट पसंद आ गया है और अब वो चाह रहा है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर रिजर्वेशन कराए। तो अब यूज़र इंटरफेस माइक्रो सर्विस नाउ विल कम्युनिकेट विद रेस्टोरेंट रिजर्वेशन माइक्रो सर्विस, ताकि उस रेस्टोरेंट को इन्फॉर्म किया जा सके और उसके अंदर जो रिजर्वेशन करानी है यूज़र ने वो हो सके। ये जब रिजर्वेशन हो जाएगी तो अगेन एक कंफर्मेशन मैसेज यूज़र को डिस्प्ले होगा, वो भी यूज़र इंटरफेस पर ही डिस्प्ले होगा। तो आपने इस एग्जांपल में देखा कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर स्टाइल की मदद से हम एप्लीकेशन को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि उसको हम छोटे छोटे सी इसकी सर्विसेज बना लें। जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, हम एक मोनोलिथिकल
स्टाइल भी फॉलो कर सकते थे कि सब कुछ एक ही जगह पे लिख लेते, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हमने क्या किया है कि हमने अपनी वेब एप्लीकेशन को इन दिस केस 4 मुख्तलिफ माइक्रो सर्विसेज के अंदर डिवाइड कर दिया। तो अब इन माइक्रो सर्विसेज को अपडेट करना भी आसान है और इनको हम स्केल भी कर सकते हैं। मज़ीद भी इसमें अगर और कोई फंक्शनैलिटी चाहिए तो हम इसमें मज़ीद माइक्रो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो बिजनेस के लिए बिल्कुल रेलेवेंट रहती है। और फिर इसके अलावा जो अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही हैं तो उनको भी इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है। माइक्रो सर्विसेज की पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह इसके एडवांटेजेस हैं। तो आए एक नज़र हम माइक्रो सर्विसेज के एडवांटेजेस के ऊपर डालते हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया एग्जांपल में भी और पहले थ्योरी में भी कि माइक्रो सर्विसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो माइक्रो सर्विसेज पूरे सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ सर्विसेज में। अब ये सर्विसेज इनकैप्सुलेटेड हैं और लूजली कपल्ड है, मतलब एक सर्विस को दूसरी सर्विस का नहीं पता। तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी हिडन है। एक सर्विस को दूसरी सर्विस के बारे में कोई इल्म नहीं है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई है, उसमें कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ किया गया है, कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ किए गए हैं और आर्किटेक्चर उसके अंदर किस तरह का यूज़ किया गया है। तो क्योंकि हमने अपने सॉफ्टवेयर को अब डिवाइड कर दिया है मुख्तलिफ माइक्रो सर्विसेज में, तो जो उस माइक्रो सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका होगा, जो उस सर्विस को सूट कर रहा होगा, जो लैंग्वेज, जो फ्रेमवर्क, जो आर्किटेक्चर, वो उसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो इससे हमें डेवलपर्स को आसानी हो गई है कि वो जो टूल यूज़ करना चाहें वो उस सर्विस के लिए वो टूल यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख लें, एक सर्विस हो सकता है जावा लैंग्वेज में बनी हो, दूसरी सर्विस पैथॉन में बनी हो, तीसरी सर्विस किसी और लैंग्वेज में बनी हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो डेवलपर्स कैन क्रिएट अ सर्विस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल फॉर द जॉब। और उनसे इससे फिर एक और फायदा डेवलपर्स को ये होता है कि वो नई टेक्नोलॉजीज को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है तो उसमें तो नई टेक्नोलॉजी ट्राई करने से पूरी एप्लीकेशन खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है माइक्रो सर्विसेज की और हर एक माइक्रो सर्विस को आप डिफरेंट लैंग्वेज में या डिफरेंट तरीके से उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर डेवलपर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो नई टेक्नोलॉजीज को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, किसी एक सर्विस के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज दैट माइक्रो सर्विसेज मेक एप्लीकेशंस ईजियर टू स्केल। मैंने बताया है कि इसके अंदर एप्लीकेशन क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड हुई है, तो हम आसानी के साथ उसमें मजीद माइक्रो सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को हम स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि कोई अब माइक्रो सर्विस नहीं चाहिए तो उसको हम कम कर दें। तो स्केलेबिलिटी इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सर्विसेज, और ये स्केलेबिलिटी जो है ये अब आसान हो गई है, आसानी के साथ हम ऐड कर सकते हैं। यूँ भी कर सकते हैं कि हम एक माइक्रो सर्विस को हम उसकी कॉपीज बना लें, एक ही माइक्रो सर्विसेज की बहुत सारी कॉपीज बना लें, और फिर अगर उस माइक्रो सर्विस की कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो पैरेलल में हम कई मल्टीपल रिक्वेस्ट हो सकती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी कॉपीज बना ली हैं उस माइक्रो सर्विस की। तो ओरिजिनल माइक्रो सर्विसेज के साथ अगर उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसको लोग बार बार मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं उस सर्विस की, तो हम पैरेलल में इन सबको हैंडल कर सकते हैं। थर्ड, माइक्रो सर्विसेज मेक एप्लीकेशन मोर रेजिलिएंट टू फेलियर। जैसे मैंने बताया कि आपने एक ही माइक्रो सर्विस की बहुत सारी कॉपीज बना ली हैं, मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर एक माइक्रो सर्विस उसमें से एक कॉपी फेल भी हो जाती है तो उसके बाकी इंस्टेंसेस तो प्रॉपरली काम कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम का फेलियर है, फेल नहीं होगा सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रूपुट के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर आप कह लें अगर शायद कमी आ जाए, लेकिन पूरा सिस्टम फेल नहीं होगा, क्योंकि अगर एक माइक्रो सर्विस का अगर वो फेल भी हो जाती है
तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बनी हुई हैं, तो दूसरी कॉपीज उसकी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती रहेंगी, तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि सिस्टम फेल हो गया है। तो, क्योंकि हमने एक सर्विस की बहुत सारी कॉपीज बनाई हुई है, तो एक कॉपी अगर फेल भी हो जाती है, यूजर वुड बी अनअवेयर ऑफ द फेलियर ऑफ वन कॉपी। नेक्स्ट एडवांटेज इज माइक्रो सर्विसेज कैन बी स्केल्ड इंडिपेंडेंटली। जैसे मैंने बताया कि माइक्रो सर्विसेज आपस में उनकी जो रिलेशनशिप है वो लूजली कपल्ड है। लूजली कपल्ड मतलब कि एक दूसरे पे इतने ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि हम उनको इंडिपेंडेंटली भी स्केल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है कि तमाम माइक्रो सर्विसेज को स्केलेबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सबको आप चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सर्विसेज सही चल रही होती हैं, लेकिन कुछ को आपने चेंज करना है, तो क्योंकि सर्विसेज आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए ओवरऑल सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा और आप एक सर्विस जिसको स्केलिंग की जरूरत है उसको आप लेकर उसको आप इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि तमाम सर्विसेज डिफरेंट रेट से इनको स्केलेबिलिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पर क्योंकि माइक्रो सर्विसेज को आप इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं, तो इसलिए बिकॉज ऑफ लूज कपलिंग आप ये एक और एडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज का कि इनको हम इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज माइक्रो सर्विसेज ऑफर मॉड्यूलर मेंटेनेंस। अगेन क्योंकि माइक्रो सर्विसेज लूजली कपल्ड हैं, तो इस वजह से उनकी मेंटेनेंस भी आसान है। अगर एक एप्लीकेशन का हमने अपडेट करना है या रिपेयर करना है या इवन हमने उसको चेंज भी करना है, तो उसके अंदर हम यूं कर सकते हैं कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन को हम डिस्टर्ब ना करें, बल्कि एक एक माइक्रो सर्विस को लें और एक एक माइक्रो सर्विस वन एट ए टाइम हम उसके अंदर उसको अपडेट करें या उसको रिप्लेस करें या उसको रिपेयर करें, और पूरी एप्लीकेशन आपकी चलती रहेगी, वो इफेक्ट नहीं होगी। तो ये एक और फायदा है कि हम मॉड्यूलर तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं, मॉड्यूल वाइज मेंटेनेंस कर सकते हैं और हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट माइक्रो सर्विसेज कैन बी डेवलप्ड क्विकली। बहुत जल्दी से हम इनको डेवलप कर सकते हैं, एंड डिप्लॉयड एंड मेंटेन्ड बाय स्मॉल इंडिपेंडेंट टीम। पहले जैसे मैंने बताया कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इन्वॉल्व होते थे और वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते थे। माइक्रो सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने एप्लीकेशन को डिवाइड कर दिया है छोटी छोटी सर्विसेज में, स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटीज में। तो अब हर एक जो स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है उसके पीछे एक स्मॉल टीम है प्रोग्रामर्स की। तो प्रोग्रामर्स की जो वो टीम जो इस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कर रही है, उसको पूरी एप्लीकेशन के साथ हो सकता है वो फेमिलियर भी ना हो, उनका काम सिर्फ अपनी सर्विस के साथ है, तो अपनी सर्विस फंक्शनैलिटी के साथ उनका ताल्लुक है, सिर्फ उसका नो हाउ उनको है, बाकी एप्लीकेशन के बारे में उनको पता नहीं है। तो ये क्विकली भी डेवलप होगी और ये पैरेलल में भी डेवलप होगी। हमने देखा कि माइक्रो सर्विसेज के कई एडवांटेजेस हैं, लेकिन हमें कुछ डिसएडवांटेज भी जहन में रखने चाहिए। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज का, वो ये है कि सम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी छोटी सर्विसेज हैं, तो इन सर्विस को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए पहले किस सर्विस में चलना है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सी सर्विस चलेगी, तो इसके लिए फिर हमें कुछ एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म की जरूरत है जो इन सर्विसेज को कंट्रोल कर सके। याद रखें कि हमारे एप्लीकेशन जो है वो अब मोनोलिथिक नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज से मिलकर बनी हुई है। इन माइक्रो सर्विसेज को आपस में कोऑर्डिनेट कराने के लिए हमें कोई एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए, इनके अंदर कोई ऐसा मेथड चाहिए ताकि इनके अंदर इनकंसिस्टेंसी ना आ जाए और एक ऑर्डर के अंदर ये माइक्रो सर्विसेज चलें। ऐसा ना हो कि आगे पीछे चलें और कोई एरर्स आ जाए इसके अंदर। Then we have second disadvantage is that transaction may span multiple microservice. अब हमारे पास जो databases हैं वो भी distributed हैं over multiple microservice,
जो SOA और माइक्रो सर्विस के दरमियान एक मेन डिफरेंस है, वो ये है कि SOA के अंदर सर्विसेज होती हैं लेकिन आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होती है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं ये भी अब माइक्रो सर्विसेज के अंदर, हर एक माइक्रो सर्विस के अंदर अपनी अपनी डेटाबेस है। तो अगर कोई एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो हो सकता है कि उसके अंदर मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज इन्वॉल्व हो। तो अगेन इन ट्रांजैक्शन को फिर हमें अगर इनके अंदर कंसिस्टेंसी ना आए और इनके अंदर एरर्स ना आए तो इसके लिए हमें फिर एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की जरूरत होगी जो तमाम मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज को के दरमियान कोऑर्डिनेशन कर सके। थर्ड डिसएडवांटेज इज दैट टेस्टिंग इज कॉम्प्लेक्स। टेस्ट कंडीशन चेंज हो सकती हैं जिसकी वजह से सिस्टम को टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। याद रखें ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया है, छोटी छोटी सी सर्विसेज हैं, कुछ आपकी अपनी बनाई हुई हैं, कुछ आप बाहर से ले रहे हैं। इससे ओवरऑल सिस्टम की टेस्टिंग मुश्किल हो जाती है। ये हो सकता है कि माइक्रो सर्विसेज के आपस में इंटरेक्शन की वजह से कुछ बग्स क्रिएट हो जाएं और उनको फिर फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। आखिर में देखते हैं कि ऑल माइक्रो सर्विसेज इन द एप्लीकेशन मस्ट बी रोबस्ट टू हैंडल फेलियर ऑफ एनी अदर माइक्रो सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम के अंदर अगर एक माइक्रो सर्विस फेल हो जाती है तो एप्लीकेशन उसको कैसे हैंडल करेगी। सपोज हमने एक तरीका तो मैंने आपको बताया था ना कि आप माइक्रो सर्विसेज की बहुत सारी कॉपी ले लेते हैं और अगर एक कॉपी उसकी फेल भी हो जाती है तो उसके बाकी इंस्टेंसेस मौजूद होते हैं। लेकिन सपोज अगर हमने उसके कॉपीज नहीं ली हुई तो फिर क्या होगा? अगर एक माइक्रो सर्विस फेल होगी तो क्या उसके साथ पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी फेल होगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक्रो सर्विसेज को रोबस्ट होना चाहिए, यानी उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई फेलियर आ जाता है तो उस फेलियर को उन्होंने कैसे हैंडल करना है। तो इस वीडियो के अंदर हमने माइक्रो सर्विस को डिटेल में देखा और आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, आई वेलकम योर क्वेश्चन। टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।